मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नए राजा तथा राज्य। प्रारंभिक मध्यकाल जो 700 से 1200 ईस्वी के दौरान माना जाता है, उत्तर भारत, दक्कन तथा दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। पिछले चैप्टर में अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि जो भारत में जो मध्यकालीन इतिहास है वो 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक फैली हुई थी, जिसको हम दो भागों में विभाजित करके हम पढ़े। जिसका नाम पहला तो है क्या है, प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास, जो कि 8वीं से लेकर के 13वीं के बीच की है। अब उसी में इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसकी 700 से लेकर के 1200 ईस्वी के दौरान की बातें हम समझेंगे और जानेंगे। प्राचीन मध्यकाल के प्रारंभ में प्रदेश तथा राज्य एक दूसरे के साथ बहुत कम शांति का वातावरण रखते थे। साथ ही प्रत्येक दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता था। मतलब प्रत्येक जो राज्य थे वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते थे, विजय प्राप्त करना चाहते थे। इस काल के दौरान बहुत से योद्धा तथा सरदार राजा की शक्ति के अधीन आ चुके थे। उन्हें सामंत या मातहत कहा जाता था। कभी कभी ये मातहत राजा से अधिक शक्तिशाली बन जाते थे और उनसे अलग होकर स्वतंत्र राजा बन जाते थे। उत्तर में राजपूत, गजनवीस, गोरिड, पाल तथा गुज्जर प्रतिहार शक्तिशाली थे। दक्कन में राष्ट्रकूट और कुछ छोटे राज्य थे। दक्षिण में पल्लव, पांड्य तथा चोल शक्तिशाली राज्य थे। अब उत्तर भारत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है राजपूत। राजपूत शब्द संस्कृत शब्द राजपुत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। राजपूत आधुनिक राजस्थान के आसपास के वंश या सामाजिक समूह थे। वे अपनों को क्षत्रियों का वंशज मानते थे। राजपूत कट्टर हिंदू थे। उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाए और अरबों तथा तुर्कों के आने का प्रतिरोध किया। उन्होंने कट्टर देशभक्ति से अपनी भूमि तथा राज्य की रक्षा की। बहुत से राजपूत साहसी और बहादुर थे और वे अपने आप को सूर्य का वंशज, सूर्यवंशी मानते थे। कुछ अपनी उत्पत्ति पांडवों के चंद्र जाति यानी चंद्रवंशी से मानते थे। इन सभी जातियों में चौहान सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। गुज्जर प्रतिहार 725 से लेकर के 1018वीं ईस्वी की बात है। 725 ईस्वी में अवंती या राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में शक्तिशाली बनकर उभरे। उसने 725 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया। 738 ईस्वी में उसने सिंध के अरबी मुसलमानों को पराजित किया और उन्हें पीछे ढकेल दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश मिहिर भोज 1836 से 1890 ईस्वी, जिसमें महान भोज भी कहा जाता था, जिससे क्या किस नाम से जम जानते थे, महान भोज के नाम से, के शासन में अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था। प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद उसने अपने राज्य का विस्तार पूर्व की ओर किया और पंजाब, अवध, मालवा तथा गुजरात पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। प्रतिहारों तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार भली भांति फला फूला। उसकी प्रसिद्धि एक शक्तिशाली शासक के रूप में थी और वह अपने राज्य में शांति बनाने में सक्षम था। उसने अपने राज्य की मुसलमान आक्रमणकारियों से रक्षा भी की। अंतिम प्रतिहार राजा का नाम राज्यपाल था। 1018 में महमूद गजनवी ने उस पर आक्रमण किया और पराजित कर दिया। इस प्रकार इस वंश का अंत हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, पाल के बारे में। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। वह सामंतों द्वारा चुना गया था।
क्योंकि पिछला शासक बिना किसी वजह के मारा गया था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। धर्मपाल और देवपाल इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अंतिम शक्तिशाली पाल राजा गोपाल ने अपना नियंत्रण प्रयाग, ज्योतिषपुर, असम, ओडिशा के कुछ भाग तथा नेपाल के कुछ भागों तक कर लिया था। बौद्ध धर्मावलंबी होने के कारण उसने भागलपुर के पास विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहार की स्थापना की। वह महान बौद्धिक लेखकों में से एक हरिभद्र का भी संरक्षक था। बाद के पाल शासकों में से एक महिपाल को 1023 ईस्वी में चोल शासक राजेंद्र चोल ने पराजित किया था। पाल शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और वे अंतिम मुख्य भारतीय वंश थे जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। 12वीं शताब्दी में पालों के पतन के बाद बंगाल तथा पूर्व में सेन वंश ने 1245 ईस्वी तक शासन किया। चाहमान के बारे में जानेंगे अब। चौहान ऐतिहासिक रूप से एक विशेष क्षेत्र का शक्तिशाली समूह था जिसे आजकल राजस्थान कहा जाता है। चाहमान या चौहान मूल रूप से राजस्थान के अंबर से संबंधित थे। पहले चौहान प्रतिहारों के जागीरदार थे, लेकिन 11वीं ईस्वी में उसने अलग होकर स्वतंत्र हो गए थे। अब वो क्या हो गए, उनसे अलग हो गए थे लोग। 12वीं शताब्दी तक चौहानों ने दिल्ली, अजमेर तथा रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। सबसे अधिक प्रसिद्ध चौहान शासक महान पृथ्वीराज चौहान था, जो 1177 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। पृथ्वीराज वीर योद्धा था। कवि चंदबर दाई ने अपनी कविता पृथ्वीराज रासों में उनका अमर चित्रण किया है। कविता में चंदबर दाई ने वर्णन किया है कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की पुत्री से प्रेम करते थे और उसका अपहरण कर लिया था। सन 1191 में उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में वे उससे हार गए। इस पराजय के परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई। तराइन का युद्ध पहला 1191 में लड़ा गया और दूसरा 1192 में लड़ा गया, जिसमें कि पहले तो पृथ्वीराज चौहान जीते और बाद में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हार गए, और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मालवा के परमार। भोज परमार एक शक्तिशाली राजा था। उसकी राजधानी धार थी। परमारों ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया था। अब हम बात करेंगे इसकी तुर्कों के आक्रमण के बारे में। तुर्क मध्य एशिया की एक जनजाति थी। वे अफगानों के साथ उत्तर पश्चिम दर्रों द्वारा भारत आए। महमूद गजनवी। इन सभी आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम अफगानिस्तान का सुल्तान महमूद गजनवी था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। उसने मध्य एशिया के भाग, ईरान तथा उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना नियंत्रण कर लिया था। महमूद ने भारत की अकूत संपदा के बारे में सुन रखा था। इससे उत्साहित होकर सन 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने मुल्तान, पेशावर, कांगड़ा, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एवं पंजाब आदि स्थानों को जीत लिया था। महमूद भारत पर शासन नहीं करना चाहता था। उसके आक्रमण पूर्णतया देश की संपदा को लूटने के लिए थे। उसने इस धन का प्रयोग गजनवी में एक वैभवशाली शहर बनाने में किया था। सन 1025 ईस्वी में उसने गुजरात के तट के निकट सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किया। अहिंदवाड़ा के चालुक्य राजा भीम प्रथम उसका प्रतिरोध नहीं कर सका और मंदिर लूट लिया गया। महमूद के आक्रमणों
ने उत्तर भारत को तहस नहस कर दिया और भविष्य के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भारत में कोई रुचि नहीं दिखाई। मतलब महमूद गजनवी 1030 में मारा गया या वो मर गया। अब हम बात करेंगे किसकी, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे, जो 1162 से लेकर के 1206 ईस्वी के मध्य जिसका शासन था। मोहम्मद गौरी गोरिड वंश का एक सरदार था। गोर अफगानिस्तान में गजनवी साम्राज्य की एक जागीर थी। जब गजनवी कमजोर होने लगे तो गौरी वंश ने अपने को 1160 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। 1178 ईस्वी में उसे एक अस्थायी सफलता मिली जब उसे गुजरात के शासक ने हरा दिया था। जल्द ही उसने महसूस किया कि अगले आक्रमणों के लिए पंजाब एक अच्छा आधार बन सकता है। इसलिए 1190 ईस्वी में उसने पंजाब को जीत लिया। दिल्ली और अजमेर के पड़ोसी राज्य के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान उसका सामना करने को तैयार हो गए थे। सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। इस युद्ध में गौरी जख्मी हालत में युद्ध के मैदान से भाग गया, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया और अंत में मार दिया गया। तराइन के युद्धों के बाद मोहम्मद गौरी भारतीय क्षेत्र का नियंत्रण अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनवी वापस लौट गया। तो ये बात थी किसकी, उत्तरी भारत के बारे में बात कर रहे थे हम। तो आज का आपका अध्याय इतना है।